बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक आज ऐसी खबर आपसे शेयर करनी है जिसके बाद आपको सिस्टम से घिन आने लगेगी। आप ये सोचेंगे कि हम किस मुल्क के वासी हैं जहाँ पर हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं उनके किरदार किस तरीके के हैं, उनके इक़दामात किस तरीके के हैं, वो मुल्क को जूकों की तरह चिमट चुके हैं। ये सबसे बड़ी दीमक है जो मुल्क को खाए जा रही है और ये तब्दील होंगे, सिस्टम तब्दील होगा, तभी मुल्क में कुछ बेहतरी हो सकती है। लेकिन पिछली कई दहाइयों से हम ऐसे ही अनासिर को देखते आए हैं, इसी तरह की खबरें हम सुनते आए हैं, लेकिन ये किरदार मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। इनके बारे में खबरें कुछ दिनों मंजर आम पे रहती हैं, इनके बारे में तहकीकात होती हैं, इनके बारे में केसेस चलते हैं, ओपन एंड शट केसेस होते हैं और अदम सबूत की बुनियाद पर ये बरी हो जाते हैं। मेरी मिसाल है DC मटियारी और DC नौशहर फ़ेरोज़ की। DC मटियारी हैं अदनान रशीद साहब। इनके बारे में खबर जो है ये 92 न्यूज़ के नुमाइंदा जाहिद खोखर ने ब्रेक की थी, लेकिन खबर को ब्रेक करने से पहले उसने DC मटियारी को टेलीफोन किया, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनकी जानिब से मौक़िफ़ नहीं दिया गया। फिर उसके बाद मुतल्लिका वजारत से राबिता किया गया, सेक्रेटरीट से राबिता किया गया, लेकिन उस जानिब से भी खामोशी सुनाई दी। उसके बाद ये खबर ब्रेक हो गई। खबर का ब्रेक होना था कि तमाम लोग मुतहर्रिक हुए, टेलीफोन्स आना शुरू हो गए और इसके बारे में जांच पड़ताल होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर एक और खबर ब्रेक हुई। खबर क्या थी? खबर ये थी कि NIC ने 4 अरब रुपया जारी किया जो तरक्याती कामों के लिए था, सड़कें बनाने के लिए था। लेकिन वो जिस अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए गए उसके पैरेलल एक और अकाउंट भी बनाया गया जो DC मटियारी साहब की जानिब से बनवाया गया और DC जो नौशहर फ़ेरोज़ हैं ताशफीन आलम, उनकी जानिब से 2 अकाउंट्स बनवाए गए। फिर जब पैसे मुंतकिल हुए तो पैसे मुंतकिल होने के कुछ ही दिनों बाद 14 अक्टूबर को नए अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए गए और उस अकाउंट से फिर विड्रॉल होना शुरू हो गए। 20-20 चेक बनाए गए जो 99 लाख रकूम के ऊपर मुश्तमिल थे। 1 करोड़ इसलिए नहीं बनाया गया कि 1 करोड़ के ऊपर आके पैरामीटर्स तब्दील हो जाते हैं। 99 लाख के चेक बनाए गए और DC साहब के अपने अकाउंटेंट खुद जाते थे सिंध बैंक के अंदर, वहां पर बैठते थे, मैनेजर से मुलाकात करते थे। जो रकम थी उसके विड्रॉल करने के बाद वो बोरियों के अंदर भरी जाती थी और फिर वहां से DC हाउस में बाकायदा उसे मुंतकिल कर दिया जाता था। खबर का फैलना था, बहुत से इदारे मुतहर्रिक हुए और फिर उन्होंने टेलीफोन्स करना शुरू किए। पहले तो दबाव बढ़ाना शुरू किया कि इस खबर को किसी तरीके से रुकवा दिया जाए, लेकिन फिर जब दीगर चैनल्स के ऊपर खबरें चलना शुरू हुई तो पता ये आया कि 50-50 करोड़ रुपया इसमें हिस्सा लिया गया। यहाँ पे ये हिस्सा कितने अफराद तक मुंतकिल किया गया, इसके ऊपर मैं तफसीलन आगे चल के बात करूँगा। DC साहब के ऊपर JIT बनाई गई, तफ्तीश हुई, JIT ने अपने मुहर्रिकात पेश किए और उसके बाद DC साहब के घर पे छापा मारा गया। DC साहब के घर पे जब छापा मारा गया तो उनके अपने ही घर से 42 करोड़ रुपया बरामद हुआ, जिसे बाकायदा तौर पे वहां पे गिनती किया गया। गिनती करने के बाद वो रकम जब्त कर ली गई और फिर मुंतकिल कर दी गई। अब इस दौरान बेशतर जो अनासिर हैं वो भी मंजर आम पे आए हैं, कुछ छुपे हुए अनासिर हैं, कुछ मंजर आम पे आए हैं। अब बहुत सी खबरें ये गर्दिश कर रही हैं जहां पे जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि सूबाई वजीर रेवेन्यू जो है उनके भी 2 फ्रंटमैन हैं, एक का नाम असलम पीरजादा है और दूसरा जाफरी के नाम से मशहूर है। उन्होंने भी 50-50 करोड़ रुपया हिस्सा लिया। वो हिस्सा कहां पे मुंतकिल हुआ होगा इसका आप बखूबी अंदाजा लगा लें कि एक नशिस्त पे बैठा हुआ कोई शख्स अगर अपने हिस्से की कोई कमाई करता है तो वो अपने से ऊपर वाले को भी वो हिस्सा पहुंचाता है। अगर हिस्सा ना पहुंचाया जाए तब भी उसके गिर्द घेरा तंग होता है और अगर हिस्सा पहुंचा दिया जाए तब अगले जो अवामिल हैं वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। यानी अंदाजा लगाइए कि ये तो एक केस है जिसके दौरान ये इल्म हुआ कि 50 करोड़ रुपए की रकम इन्होंने करप्शन के जरिए अपने घर में छुपा रखी थी। तो जो दूसरे DC हैं, नौशहर फ़ेरोज़ के DC ताशफीन आलम, वो मंजर आम से गायब हो चुके हैं। किस तरीके से गायब हुए? उन्होंने जो तमाम पैसा है वो पैसा बाहर के मुल्क मुंतकिल कर लिया। कहां से किया? बजरिया सिंध बैंक मुंतकिल किया गया। जब आपने किसी दूसरे मुल्क में पैसा मुंतकिल करना हो और किसी सरकारी ऑफिसर के कहने पे करना हो तो फिर आपको बहुत से जो ज़वाबित हैं उनको मद्देनजर रखना होता है। उसके लिए आपको फॉरेन ऑफिस से रुजू करना पड़ता है, फॉरेन ऑफिस उसकी अप्रूवल दे तभी वो पैसा बाहर मुंतकिल होता है और उसके आपको रिकॉर्ड भी मुहैया करने होते हैं कि ये पैसा कहां से आया और किस ज़िमन में ये बाहर मुंतकिल करना था। अब ज़मीन एक्वायर करने के लिए
बहुत से जो वहां के जागीरदार थे उनको रकूम मुंतकिल हुई, लेकिन बहुत थोड़े पैमाने पे हुई। यानी सरकारी रेट जो था, सरकारी रेट के एवज जो रकम मुंतकिल की गई वो रकम कदरे कम थी, लेकिन उनको इस हद तक यकीन दहानी करवाई गई कि दीगर रकूम जो है वो आपको बाद में मुंतकिल कर दी जाएंगी। अब सरकार ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। यहां पे सरकार का काम क्या होता है? कब्जे को छुड़वाना। सरकार का काम क्या होता है? सिस्टम में बेहतरी लेके आना। सरकार का काम क्या होता है? उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखना। सरकार का काम क्या होता है? आईन व कवानीन की रोशनी के अंदर शहरियों को उनके हुकूक मुंतकिल करना। यहां पर सरकार खुद ही कब्जे के मुतरादिफ दिखाई दी। यानी कब्जा किसने किया? सरकार ने। एक किस्म की जब जागीरदारों को रकूम मुंतकिल नहीं होंगी, जिनकी अपनी जमीनें मौजूद हैं, जिनकी जमीनों के ऊपर आपने सड़कें बनानी है, आपने उनको रकूम का कुछ हिस्सा मुंतकिल कर दिया और बकिया रकूम पे उन्हें लारे लगा दिए, तो फिर उसका यही मंजर सामने आता है कि आपने उनकी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया है और आप सरकार के नाम पे वो कब्जा कर रहे हैं। ताशफीर आलम साहब ने वो रकूम बाहर के मुल्क मुंतकिल करवा ली और वो अपने फ्रंट मैन के जरिए मुंतकिल करवाई। सिंध बैंक ने वहां पे उसूलो ज़वाबित के ऊपर अमल पैरा होना गवारा ही नहीं किया, फॉरेन ऑफिस से रुजू ही नहीं किया और फॉरेन ऑफिस से रुजू किए बगैर वो रकूम बाहर के मुल्क मुंतकिल करवा ली। अब यहां पे सिंध बैंक का किरदार आता है। सिंध बैंक का किरदार माजी करीब में भी हमें देखने को मिला था। ओमनी स्कैंडल हो या बेनामी अकाउंट्स के स्कैंडल हो, वहां पे क्या होता था? अकाउंट दर अकाउंट बनाए जाते थे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकूम मुंतकिल की जाती थी। जो मेजर, जिसे हम मेन अकाउंट कह सकते हैं, जिसके नीचे अम्ब्रेला बनते हुए दीगर अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल होती थी, तो बेनामी अकाउंट्स में जब एक अकाउंट से रकूम का मुंतकिल होना और फिर उस अकाउंट से दीगर अकाउंट्स में, यानी 1 अरब की रकम अगर मुंतकिल की गई है तो फिर दीगर अकाउंट्स में 5-5 करोड़ की रकम मुंतकिल होना, फिर वहां से 50-50 लाख की किसी और अकाउंट में मुंतकिल होना, यानी सैकड़ों अकाउंट्स बनाए जाते थे और फिर उन अकाउंट से रकम मुंतकिल करने के बाद एक अकाउंट से, जो बेनामी अकाउंट होता था, किसी रेडी बान के नाम होता था, किसी छाबड़ी वाले के नाम पे होता था, किसी दूध फरोश के नाम पे होता था, उनके अकाउंट से रकम निकलवा ली जाती थी और उन्हें पता तक नहीं होता था। ये केस ओपन एंड शट केसेस हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। सिरे महल के आप केसेस लगा लें, आप एवनफील्ड के केसेस लगा लें, ये बेनामी अकाउंट्स लगा लें या टीटी स्कैंडल लगा लें, ये ओपन एंड शट केसेस थे। लेकिन अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर इनके नताइज क्या रहे, ये आपके सामने है। आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर एक डेप्यूटी कमिश्नर जो है एक मामले के ऊपर एक जो ठेका है उसके इवज 50 करोड़ की रकम अपने खाते में मुंतकिल कर ले, तो जितने फिर तरक्याती काम हुए, कितनी रकूम मुंतकिल हुई होंगी? जो रकूम मुंतकिल हुई अपर अथॉरिटी से, आपने जहां उनकी क्लैरिफिकेशन लेनी होती है मुतल्लिका वजारत से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वहां पर रकूम कितनी मुंतकिल होती होंगी? हम CSS करने वाले को खिराज अकीदत पेश करते हैं और सलाम अकीदत भी पेश करते हैं कि यह पाकिस्तान का वो तबका है जो निज़ाम को बदलने के लिए आता है। यही वो लोग हैं जो हमारे ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बन के बैठते हैं। यही वो लोग हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी नशिस्तों पर बैठते हैं। यही वो लोग हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बैठते हैं। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान के निज़ाम को तब्दील करने का अहद किया होता है। इन्हीं लोगों ने हल्फ उठाया होता है कि हम आईन व कवानीन की रोशनी के अंदर मुल्क को बेहतर समत में गामजन करेंगे। यही वो लोग होते हैं जो अवाम को बेहतरी का दर्स देते हैं कि आप आईन व कानून के अंदर इस सतह पे काबिज हो सकते हैं, ये सतह जो है यहां पे आप काबिज नहीं हो सकते, आप बतौर काबिज डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये वो हमें सबक पढ़ाने वाले अगर इस तरह के गंदे कामों में मुलव्वस होंगे, इस तरह के कभी गुनाहों में मुलव्वस होंगे, तो फिर हम फरियाद रसी किससे करें? जाके इन सियासतदानों से करें जो खुद इनको अपना आला कार बनाते हैं और इनसे अपना पैसा वसूल करते हैं। पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से आएगी? पाकिस्तान में ये वो सरकारी इदारे हैं जहां पर काम करने वाला काम ना करने के एवज तनख्वाह लेता है और काम करने के एवज रिश्वत लेता है। हम निजाम को तब्दील करने के दावे करने वाले लोगों को अपना मसीहा मानते हैं। यही वो मसीहा हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत होके हमारा ही खून नचोड़ते हैं,
हमारे ही पैसे को अपना बटोरते हुए बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं और हम यहां पे फिर से रोते पीटते रह जाते हैं। खबरें मंजर आम पे आती हैं। ये बताइए कि टीटी स्कैंडल का क्या हुआ, ये बताइए कि सिरे महल स्कैंडल का क्या हुआ, ये बताइए कि एवन फील्ड का क्या हुआ, ये बताइए कि बलूचिस्तान में सेक्रेटरी खजाना के घर से जो रकूम बरामद हुई, सोना बरामद हुआ और उसको गिनने के लिए, रकूम को गिनने के लिए वहां पे जो मशीन्स गई उनको कुछ देर के लिए डिले लेना पड़ा कि मशीन गर्म हो चुकी है, पैसा गिनते गिनते मशीन थक गई है। तो फिर सोचिए कि इतना पैसा जो मुंतकिल होता है, फिर उसके बाद हम ये कहें कि पाकिस्तान मुआशी उस सतह पे पहुंच चुका है जहां पे हम दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, वहां पे हम ये कहें कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है वो मुल्की कम तरीन सतह पे रह चुकी हैं और इंपोर्ट मुल्की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, फिर हम ये कहें कि बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आने से गुरेज करते हैं कि यहां पे मंसूबा शुरू होने से पहले अपने किक बैक्स तय किया जाता है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान की खाक बेहतरी होगी। ये तमाम सियासतदान उसमें मुलव्वस होते हैं, तमाम सियासतदान इन सरकारी ऑफिसर्स को अपने आलाकार बनाते हैं। ये एक छोटा सा स्कैंडल है, किसी डीसी का सामना स्कैंडल का सामने आ जाना, ये एक बहुत छोटी सी बात है। इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि बड़े पैमाने के ऊपर जो स्कैंडल सामने आते हैं, एक बड़ी जमीन को सरकार की जमीन डिक्लेयर करके और फिर उससे अपना पैसा कमाना और सरकार की जमीन को किसी जागीरदार की जमीन डिक्लेयर करके उससे अपना पैसा बनाना, ये स्कैंडल जो मंजर आम पे आते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पे आप इनकी खबरें सुनते हैं, इनका बनता कुछ नहीं है। मैं बात करूंगा, कुछ और अफराद बात करेंगे, टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, चंद दिन इस पे बातें होंगी और फिर सब खामोश हो जाएंगे। ये लोग अपना पैसा कमाएंगे, कुछ दिन JITs को भुगतेंगे, कुछ दिन नैब को भुगतेंगे, कुछ दिन एंटी करप्शन को भुगतेंगे, फिर सारी जिंदगी आराम से किसी और मुल्क में गुजार देंगे और हम यहां यही ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि सिस्टम कब ठीक होगा। सिस्टम को ठीक करना है तो अवाम को उठना होगा। अवाम अगर उठेंगे तो अपने नुमाइंदे वो मुंतखब करेंगे जो मुल्क की बेहतरी के लिए आपके लिए इकदाम करे। वो नहीं मुंतखब करेंगे जो आपको 4 दिन का लारा लगाए, आपको कुछ पैसे थमाए, आपको चाय पानी पिलाए, आपको घर खाने पे बुलाए और फिर 5 साल के लिए आपकी नजरों से ओझल हो जाए। ये आप पे मुनहसिर है कि बल्दियाती इंतखाबात में, आप पे मुनहसिर है कि जनरल इलेक्शन में, आप पे मुनहसिर है कि अपने नुमाइंदों को बेहतरीन तरबियत साजी के जरिए ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। बसूरत दीगर ये झुमके यूं ही सिस्टम के साथ चिमटी रहेंगी और पाकिस्तान को दीमक की तरह ये चाटते रहेंगे। खुदा न खास्ता एक दिन हमें पाकिस्तान में वो दिन भी देखने को मिलेगा कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस उम्मीद पर होंगे कि बाहर से कोई मसीहा आएगा जो मुल्क को बेहतर करेगा। मुल्क को अपने अंदर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और इब्तदा अपनी ज़ात से कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।